मोहम्मद मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण की चर्चा की जा रही थी अभी तक। और अपन ने देखा था कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय में कि इसके क्या क्या उद्देश्य थे, जैसे साम्राज्य विस्तार, गजनियों का नाश, धन प्राप्ति की इच्छा, धर्म प्रचार और इस्लाम में अपने को प्रतिष्ठित करना। इसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि जो इसके प्रारंभिक आक्रमण हुए थे मुल्तान पर, सिंध पर, गुजरात पर और पंजाब पर 4 बार आक्रमण 1179 से लेकर 79 से लेकर के 1186 के बीच तक, 1179, 1181, 1185 और 1186। और सफल ना होने पर हमने देखा था कि 1192 तक इसने छल कपट का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके अपने प्रतिद्वंदी राजा को बंदी बना के उसकी हत्या कर दी थी। अब इसके आगे हमने चर्चा की थी कि पृथ्वीराज चौहान की सीमाएं और गोरी की सीमाएं आपस में मिलने लगी। तराइन के मैदान में ये दोनों सेनाएं, महत्वाकांक्षी शासकों की सेनाएं, एक दूसरे से विस्तारवादी इच्छा लिए हुए तराइन के मैदान में पहुंचती हैं। लाहौर पर अपना अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी 1190 में तबर हिंद या सरहिंद के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और दुर्ग की रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन को लगभग 12,000 सैनिकों के साथ वहाँ खड़ा कर दिया, नियुक्त कर दिया। अब ये काफ़ी निकट पड़ता था चौहान के पास, सीमा से टकराता हुआ। अब यहाँ गोरी का अधिकार हो जाए तो चौहानों के लिए खतरा होना स्वाभाविक था। पृथ्वीराज ने गोरी को सरहिंद से भगाने का सोच लिया और इसने दिल्ली के अपने एक बहुत बलवान सामंत, वफादार सामंत गोविंदराज के साथ सरहिंद की तरफ चल दिया। और जब गोरी को यह सूचना मिली तो वह भी चल पड़ा और तराइन के मैदान में आमने सामने डट गए। चौहान शुरू से आक्रामक रहे और तुर्क सेना पर दोनों तरफ से प्रहार करने में सफल रहे। गोरी भी साहस नहीं खोया, राजपूतों पर टूट पड़ा। लेकिन इसी समय गोविंदराज गोरी के सामने आता है और गोरी उसके ऊपर बर्छे से आक्रमण करता है और गोविंदराज के सामने के 2 दांत टूट गए। लेकिन फिर भी गोविंदराज भी विचलित नहीं हुआ। उसके दांत टूटने के बाद भी उसने गोरी पर करारी प्रहार की और कटार से ऐसा वार किया कि बुरी तरह से गोरी घायल हो गया। अब वह अचेत होकर घोड़े पर गिर रहा था तो उसका एक स्वामी भक्त खिलजी सैनिक ने देख लिया और वह दौड़ करके उसे सुरक्षित रणक्षेत्र से बाहर ले गया और गोरी को सुरक्षित कर दिया। और बाकी जो सेना थी गोरी की वो भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज का, जैसा कि चौहानों का, राजपूतों का एक सम्मान था, स्वाभिमान था, उनका एक आदर्श था, भागती हुई सेना पर कभी पीछे से वार नहीं करते और ये भागती हुई सेना पर इसने भी वार नहीं किया। पृथ्वीराज ने सरहिंद को घेरा। काजी जियाउद्दीन जो 12,000 सैनिकों के साथ वहाँ दुर्ग की रक्षा कर रहा था, पृथ्वीराज की सेना ने उस पर अधिकार कर लिया। अब पृथ्वीराज निश्चित तौर पर चरमोत्कर्ष पर था और दूसरी तरफ गोरी अपमानित, पराजित। लेकिन गोरी अब बदला लेना चाहता था कि नहीं, हम कैसे हार गए, हम जीतेंगे। और उसने तैयारियां शुरू कर दी दूसरी युद्ध की।
1192 ईस्वी में तराइन में फिर से आ जाता है और एक बहुत बड़ी सेना लेकर, और लाहौर और मुल्तान के रास्ते से वह वहीं आ जाता है जहां उसे हार मिली थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज कहता है, मिन्हाज उस सिराज कहता है कि गोरी की सेना में उस समय लगभग 1,20,000 कवचधारी योद्धा थे, और हसन निजामी कहता है कि सुल्तान रुकनुद्दीन हमज़ा को अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास भेजता है अजमेर को, और यह कहलवाता है कि वो इस्लाम धर्म को ग्रहण कर ले और गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। स्वाभाविक है, पृथ्वीराज जीता हुआ शासक इस तरह की बात मानने को वैसे भी तैयार नहीं, और ये भी स्वाभिमानी राजा था। इसने कहा कि तुरंत सुल्तान वापस चला जाए, ठीक नहीं होगा। पृथ्वीराज भी अब विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान की चल चढ़ता है। अब गोरी फिर वही छल कपट और विश्वासघात पर आ गया। जैसे पहले हमने देखा था कि पंजाब नहीं जीत रहा था तो इसलिए उसने छल कपट अपनाया था, वैसे ही विश्वासघात के लिए यहाँ भी सोच लिया, और पृथ्वीराज को उसने कहा कि मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ। यदि कुछ समय के लिए राजीनामा हो जाए अस्थायी तौर पर और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तब तक भाई का उत्तर भी आ जाएगा, हम उसके हिसाब से आगे काम करेंगे, तब तक युद्ध हम नहीं करेंगे। पृथ्वीराज गोरी की बातों में आ गया और आराम करने लगा। यह एक राजपूतों की बात रही है कि जो कह दिया वो करते थे, और दूसरे पर भी विश्वास करते थे कि अगर कहा है तो करेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये विश्वासघाती है। अब गोरी ने क्या किया कि अपने 40,000 घुड़सवार सेना लेकर के उन्हें 4 भाग में विभाजित करके 4 दिशाओं से शत्रु यानी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए कहा, और जहाँ पर पैदल सैनिक और रुके थे ये सैनिक, वहाँ चारों तरफ लकड़ियाँ जला दिया कि जिससे बाहर से देखने में लगे कि वहाँ अभी सैनिक बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ अग्नि की ज्वाला दिखाई दे रही। गोरी बचे हुए जितने सैनिक थे सबको लेकर के पृथ्वीराज के पीछे पहुँच गया, और चारों दिशा से सुबह होते ही, अभी जबकि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक दैनिक कार्यों से निवृत्त नहीं हुए थे, शौच कार्यों से निवृत्त नहीं हुए थे, सो के उठे नहीं थे ठीक से, स्नान भी नहीं किए थे, आक्रमण कर देता ये। अब ये अचानक आक्रमण हिंदू शिविर में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज एकाएक तैयार होकर के हाथी पर बैठ कर के इसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब देखता है कि इसकी स्थिति ठीक नहीं लग रही तो घोड़े पर बैठ कर के और लड़ते हुए मैदान से भागता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो सिरसा के आसपास कहीं पर पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद उसे मार दिया गया। गोविंदराज जो इसका सामंत दिल्ली का था, बहुत अच्छा सामंत था, वो भी लड़ते हुए हजारों सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यहाँ भी देखें तो इसका वास्तविक युद्ध जीता नहीं है, ये छल कपट की जीत थी। छल कपट वहाँ भी जीता, पंजाब भी जीता, छल कपट से अजमेर तक अब जीत गया। अब इसमें एक बात यहाँ आती है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कब से हुई। पृथ्वीराज रासो कहता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को अपने साथ ले गया, उसे अंधा बना दिया, और चंद बरदाई भी गजनी पहुंचा और सुल्तान को पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण चलाने की कला देखने के लिए राजी कर लिया। और उसके बाद पृथ्वीराज को एक मैदान में लाया गया, ऊंचे सिंहासन पर गोरी बैठता है और
चंद बरदाई कविता से कहता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। इस तरह की बात कविता के माध्यम से कह करके और सुल्तान को बता देता है कि कहाँ बैठा हुआ है, और पृथ्वीराज एक तीर मारता है, सुल्तान को मार गिराता है। और पृथ्वीराज एक कवि के हिसाब से इस तरह काम करता है। दशरथ शर्मा कहते हैं कि गजनी में पृथ्वीराज का वध कल्पना है, जबकि 1193 में पृथ्वीराज का तारागढ़ अजमेर में टकसाल है सिक्का ढालने का, जिससे पता चलता है कि वह बाद में जीवित था, और हो सकता है कि गोरी से इसका समझौता हो गया हो, अधीनता स्वीकार कर लिया हो। और अब इसमें मिन्हाज और फरिश्ता कहते हैं कि वो युद्ध मैदान से भाग निकला, लेकिन मौत के घाट उतार दिया गया।